अभी आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने एक बात कही थी कि कायदे से बेल जो है वो रूल नहीं है। मतलब आप बहुत एक्सेप्शन हो तभी आप बेल ना दें। कोई अगर बेल मांग रहा है तो उसको बेल मिलनी चाहिए, ज़मानत मिलनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि बहुत से जजों को अब डर लगता है बेल देने में। तो जब जजों को डर लगने लग जाए तब इस देश के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए तो आपको डर लगना चाहिए। फिर तो आपको कोई नहीं बचाएगा। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जजों को डर लगता है और वो एक्सपर्ट हैं अपने डोमेन के, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि उनके कानूनी समझ में कोई कमी नहीं है, वो फैसला करने के काबिल हैं कि इसे जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो जमानत देने में उन्हें डर लग रहा है। जब जज को डर लग रहा है तो अगला सेशन आप जजों को लेकर कीजिए, उनसे पूछिए जब रवीश कुमार को नहीं लगता आपको क्यों डर लग रहा है। क्या गोदी मीडिया का कोई एंकर प्रोग्राम कर देगा कि मंत्री ने जो कहा वो फेक न्यूज है? नहीं। तो इसलिए सरकार अपने फेक न्यूज को सच बताकर फैलाने देना चाहती है। अब आपके पास सरकार के भीतर की खबरें नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन बच गया है, एनालिसिस बच गई है, इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन यही है कि वहां गए, इनसे मिले, ये आ गए, वो चले गए, वहां पर उद्घाटन हुआ। तो जर्नलिस्ट का भी रोल बेसिक खत्म हो गया। इस वक्त जर्नलिस्ट के पास बहुत आराम है लेकिन काम ही नहीं है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज एक बार फिर से इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं श्री रवीश कुमार। रवीश जी, आपका स्वागत है। आप नमस्कार। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में क्या करने गए थे? सबसे पहली बात, ये आपने बहुत बड़ी बात की। थोड़ा मैं रवीश की आत्मा को अपने अंदर प्रवेश कर लूं। अभी तक अभिषेक चल रहा था। आपने बहुत बड़ा सम्मान दे दिया ये कह के कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आप क्या करने गए थे। दरअसल जयपुर डायलॉग जैसे महान संस्थान के आगे इस तुच्छ प्लेटफॉर्म का नाम ले लेना भी संजय दीक्षित की जिह्वा से ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो हमारा उद्देश्य जो है वो सफल हो गया। नमस्कार, मैं बेरोजगारों का राजकुमार, मैं आपका अपना ओरिजिनल वाला रवीश कुमार। तो रवीश कुमार जी, डर की परिभाषा क्या है? जब आप बचपन में बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हैं तो किस्से कहानियों में आपको पता होता है कि बरगद के पेड़ के ऊपर भूत होता है। तो हमें बचपन में दादी माँ उससे बाहर निकलने के लिए बताती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन जब आप भाग के दौड़ के भाग जाते हैं तो आपको एहसास होता है आप नाहक ही डर रहे थे। आप तो बिना हनुमान चालीसा के भी भाग सकते थे, कोई भूत वूत नहीं है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को थोड़ा सा बाहर भेजता हूं और अभिषेक को कहता हूं वो वापस अपने रूप में आए। तो मैं वापस आता हूं सर। जी अभिषेक जी, आपका स्वागत है। जी सर, 8 साल का अभिषेक तिवारी नाम का एक लड़का जब गांव से गुजरता है तो जिन गलियों से गुजर रहा था उस वक्त वामपंथ के कुचक्र के वजह से बिहार में जातीय संघर्ष का दौर था। बड़ा डरते डरते गुजर रहा था। हाफ पैंट पहन करके एक गरीब ब्राह्मण का लड़का, दुबला पतला, अचानक बीच रास्ते में मेरी डरी सहमी आंखों को देख करके वो भाप जाता है और कहता है, अरे बभना, तोर तो हम चमड़ी छील दे। मतलब, अरे बाभन का पुत्र, मैं तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगा। ये कोई डर नहीं है, ये वास्तविकता है जो मेरे साथ 90 के दशक में 91 या 92 की है बात जो घटित हुई है। मैं आकर के घर आता हूं तो देखता हूं एक प्रसिद्ध जो हमारे स्कूल के मास्टर थे जो भूमिहार जाति के थे, उनको किसी ऐसे समाज के लड़के ने सिर्फ इसीलिए थप्पड़ मारा था। लड़का मतलब युवक था और ये भी कहा था कि अब मैं जान गया हूं कि मेरे पास SC ST एक्ट की क्या ताकत है। वो पूरा परिवार शिक्षक था, बिना भेदभाव के सभी जाति धर्म को उसने शिक्षित किया। वो पूरा परिवार गांव से पलायन करता है।
एक सुबह जब हम उठते हैं तो वामपंथ का भूत नहीं, ये वास्तविकता था कि हमारे खेतों में और उसके आसपास लाल रंग का झंडा लगता है और कहा जाता है कि ये खेत हमारा हो गया। फसलें काट दी जाती है जो मेहनत से उगाई जाती थी। एक साल तक हमारे गांव में खेती नहीं होती है। ये तमाम चीजें हैं जो वास्तविकता थी, जो किसी बरगद के भूत ने ही किया था। ये वामपंथ ने किया था, जो बताता था कि ये ब्राह्मण तुम्हारा शोषक है, जो कि मैं स्वयं गरीब था, हमारा पूरा परिवार गरीब था। हम समृद्ध कब हुए? जब हमने शिक्षा का जो है उसके वैल्यू को समझा, शिक्षा को समझा, शिक्षित हुए। मेरे पिता ने मेहनत की और वो आरक्षण का दौर था। मंडल आयोग बिहार में, आपको पता है संजय सर, 78 में ही लागू हो गया था। बिहार में तो 78 में ही लागू हो गया था, भले सेंट्रल में लागू ना हो। उसके बावजूद अपनी शिक्षा पे भरोसा किया, नौकरियां ली और समझाया आने वाली पीढ़ी को भी कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। लेकिन जातीय संघर्ष में क्या हुआ, बिहार को इस वामपंथ ने किया था। जिन लोगों ने जातीय संघर्ष किया था उन सब का पलायन दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, असम में हुआ। बिहार एक लेबर स्टेट बन गया। उसके बाद चूंकि आपस में विद्वेष फैलाया गया। अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने राम नाम की यात्रा बिहार में नहीं की होती तो बिहार का हिंदू आपस में लड़ कट के 1987, 88, 89, 90, 91, 92 ये 5 साल के अंतराल में मर चुका होता। जातीय हिंसाएं हुई दोनों तरफ से। अटल जी ने कौन सी यात्रा की थी? अटल जी नहीं, आडवाणी जी सर। हाँ, वही मैंने आडवाणी जी की रथ यात्रा, जहां पे छपरा में उनको अरेस्ट करवाया गया था। हम्म, तो वो यात्रा राम के नाम पे इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसने हिंदुओं को बचा लिया और हिंदू आपस में लड़ने के बजाय वो इस बात को समझे कि प्रभु श्री राम की महत्ता कितनी है। तो रवीश कुमार ने जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा कि हनुमान चालीसा से एक्चुअली वो ताकत नहीं मिलती थी, बाद में हमें समझ में आ गया कि डर होता ही नहीं है। एक्चुअली में रवीश कुमार के सीने में कभी भी डर नहीं रहा था। डर का वो अब बहुत अच्छे से खेल खेल रहे हैं, वही खेल जो कभी दादी नानी ने किस्से कहानियों में सुनाया था। अब वो सुना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इतना शक्तिशाली है कि उसके आगे पत्रकारिता जो है वो डर के ही की जाती है। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि उनके खिलाफ लगातार प्रोपोगंडा चल रहे हैं। कौन पत्रकार आज के समय में नरेंद्र मोदी के साथ है? मुझे नाम बताइए बड़े पत्रकार का। कौन पत्रकार साथ में है? जितने सारे वामपंथी बड़े पत्रकार थे 1991-92 से लेकर के 2014 तक, वो सब आज भी कांग्रेसी और कांग्रेस समर्थित पत्रकारिता कर रहे हैं। रवीश कुमार तो स्वयं राहुल गांधी के साथ जाकर के खड़े हो गए। अब कौन सा डर और किस बात की बात कर रहे हैं? ये कहिए कि आपको इस सोशल मीडिया में जन्मे हुए राष्ट्रवादी पत्रकारों से डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि एनडीटीवी एक चोर नेटवर्क था। उसने दूरदर्शन के टेप चुरा करके अपना अस्तित्व बनाया और उससे डरना चाहिए आपको। सोशल मीडिया के पत्रकारों से डरना चाहिए, क्योंकि वो वाकई बिके हुए नहीं। आपका तो साबित हो गया कि अडानी आपको इसलिए नहीं खरीद पाया कि आप पहले से कांग्रेस के द्वारा बिके हुए थे, क्योंकि आपके बड़े भाई भी तो पार्टी में रहे हैं, 2 बार चुनाव लड़े। ये ठीक है, बेचारे विधायक नहीं बने, वो तो बिहारियों की ने दुर्दशा कर दी, बात अलग है। लेकिन वास्तविकता तो यही है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के प्रोपोगेंडा का पहले प्रश्न का सार यही है जो उन्होंने रामचरितमानस और ये भूत पिशाच से, रामचरितमानस तो नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बरगद के पेड़ की कहानी कही थी, उसका वही सार है सर। उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को डरा हुआ बताया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट आया था जो उन्होंने कहा था कि भाई ये हमारे जो है लोअर जुडिशरी वाले जो है वो इतना डरते हैं कि वो एक बेल तक नहीं ले पाते हैं। तो उसका भी दोष जो है भाई साहब ने हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट पर डाल दिया, जबकि सीजेआई का जो पूरा रेफरेंस था वो दूसरे ही कॉन्टेक्स्ट में था, क्योंकि मैंने इसको बहुत निकट से देखा है। और नीचे वाले डरे किससे रहते हैं पता है आपको? वो डरे बिल्कुल रहते हैं अपने इंस्पेक्टिंग जज से, जो कि एक कोई हाई कोर्ट का जज होता है। जी। और किस तरह से हाई कोर्ट वाले जज जाके वहाँ नीचे उनको ट्रीटमेंट करते हैं, और किस तरह से जब कोई जज साहब निकलते हैं और पूरा का पूरा सीजेएम से लेके मुंसिफ तक सब उनकी चाकरी और हाजिरी में खड़े रहते हैं कि साहब कहीं इंस्पेक्टिंग जज साहब नाराज हो गए और कोई जजमेंट उठा के उन्होंने उसका विश्लेषण कर डाला,
और उस पर जो है किसी को सस्पेंड कर दिया तो पूरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ये इंस्पेक्टिंग जज वाला सिस्टम इन्होंने सबऑर्डिनेट जुडिशरी को चाकर बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए इसका आविष्कार किया है। वो तो बात उसकी कर रहे थे और भाई साहब जो है उन्होंने उसका दूसरा विश्लेषण कर दिया। तो आप कृपया इस पर अपना स्पष्टीकरण दें। इस पे के लिए मुझे रवीश की आत्मा को अपने अंदर लाना होगा। किसी भी चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए सबसे पहले ये करना पड़ता है कि आप मूल कॉन्टेक्स्ट को भूल जाए, तभी आप एक सफल पत्रकार बन सकते हैं। यह पत्रकारिता के मूल सिद्धांत है, वामपंथ के द्वारा रचित, वामपंथ के द्वारा कहित। इसे आप डेमोक्रेसी की भी परिभाषा समझ सकते हैं। जैसे मूल कॉन्टेक्स्ट अगर आप इस पूरे प्रकरण में देखें तो आज भी एक खबर आई थी जिसमें हाई कोर्ट के एक जज ने, रिटायर्ड जज ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम एक सड़ी हुई व्यवस्था है। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इंस्पेक्टिंग जज आते हैं और उस जज के जो है जजमेंट के ऊपर सवाल अगर खड़े हो गए तो पूरा उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। दरअसल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के भी जजों ने मुझे फोन करके कहा था, हमारा भी कैरियर रवीश तुम ही बचाओगे, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी के कानून मंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय भी लगातार जिस कॉलेजियम सिस्टम पे प्रहार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2024 में सत्ता में वापसी करने के बाद इमोदिया जो है हम सुप्रीम कोर्ट के लोगों का भी नौकरी खा जाएगा। हम अपने बेटे को, भतीजे को, जीजा को, साली को, साली आप समझिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, साली को नौकरी कैसे देंगे? तो साली को जब नौकरी ही नहीं दे पाएंगे तो हमारे महामहिम बनने का, राष्ट्र महामहिम सीजीआई बने रहने का क्या मतलब? आप बताइए कि कल को कोई एक लौंडा मेरी जजमेंट पे मुझे ट्रोल कर देगा, तो ये तो ठीक बात नहीं है। इसीलिए पूरे कॉन्टेक्स्ट को ही मैंने उस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बदल दिया। यही तो कलाकारी है। वैसे सीजीआई जो थे कुछ मीडिया रिपोर्टिंग की ओर भी इंगित कर रहे थे, तो रवीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि मीडिया पूरा डरा हुआ है। डर का माहौल तो है सर। आपको पता है इस राम सेना संगठन वाले बिहार में क्या किए हैं? पता तो होगा ही सर, आप ट्वीट किए थे। तो आप बताइए, एक आदमी जो है अब अश्लील गाने नहीं बजा सकता। नीतीश कुमार को अभिषेक तिवारी चैलेंज कर दिया कि भोजपुरी अश्लील गानों पे बैन लगाते हैं तो बॉलीवुड की अश्लीलता के खिलाफ बैन क्यों नहीं? तो डर का तो माहौल है सर, और इस डर के माहौल को उबरने के लिए फिर वही रेफरेंस दूंगा जो हनुमान चालीसा का मैंने दिया था, भाग जाइए दौड़ के। दौड़ के जब आप भागेंगे तो आपको पता चलेगा कि डरने की आवश्यकता नहीं थी। बाकी मीडिया रिपोर्ट तो सर, वामपंथी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट करके भी आप क्या कर लीजिएगा? हम लोग निर्लज आदमी हैं, हम लोग बेशरम आदमी हैं, हम लोग पतित आदमी हैं, लीचड़ आदमी है। तो बचपन में कहावत नहीं सुने थे कि कीचड़ के ऊपर पत्थर मारेंगे तो कीचड़ कहां फैलेगा? मारिए ना पत्थर, हमको क्या है, मारिए, खूब मारिए। और रवीश कुमार जी ने ब्यूरोक्रेट्स को भी खींच लिया। उन्होंने कहा कि साहब कि किसी ब्यूरोक्रेट ने जो रिटायर होता है वो कहीं कुछ लिखता है। मुझे लगता है उन्होंने तो मेरी किताबें नहीं पढ़ी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि सर जयपुर डायलॉग्स के बुखार बिंद से ये जो निकला कि जयपुर और मैं आपको बताऊं, जयपुर डायलॉग्स मैंने तब इसका जो फिजिकल एडिशन था तब शुरू किया था जब मैं सर्विस में था। आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप नहीं डरे। खैर, आप तो क्रिकेट के सुधार कार्यक्रम के समय भी राजनीतिक दबाव से नहीं डरे। तो खैर, आप अपने बारे में ये जो बता रहे हैं, आप होंगे सर, आप ईमानदार होंगे, आप अच्छे होंगे, लेकिन मुझसे रवीश कुमार से ज्यादा महान नहीं है। मैंने अगर कह दिया कि रिटायर्ड लोग डरे हुए, तो आपको मैं उदाहरण दूं सर, गुजरात का एक आईपीएस गया ना जेल में, डर का माहौल है कि नहीं? आप बताइए। आप तो वो तो कस्टोडियल डेथ में गया जेल में। हाँ, तो क्या आप कस्टोडियल डेथ भी वो नहीं करा सकता? वो राइटिस्ट था जिसको मारा ना जी। तो वामपंथ तो कहता है कि सत्ता के केंद्र में हम बुलेट और क्रांति के जरिए पे हो, तो वो क्रांति था ना जी। अब क्रांति करने के लिए भी आप मार दीजिएगा। आप ब्रह्मेश्वर मुखिया हैं,
मान लीजिए लोग खेतों में झंडा गाड़ रहे थे, तो परमेश्वर मुखिया 70 साल की उम्र में एक गरीब किसान थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया लोगों को। ये ठीक बात नहीं है। आप खुद काहे नहीं मर जाते हैं? आपको देखिए क्या है कि सत्ता पे वामपंथ का शुरू से ही अधिकार है। अभी देखिए एक नया प्रोपेगेंडा हम लोग शुरू किए, कुछ दिन बाद आप उस पर सोच कीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस वामपंथी थे कि नहीं। अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना तुरुप का पत्ता पहले चल दिया और इसी में राइट विंग उलझ उलझ जाएगा, क्योंकि हमने जान लिया है कि नैरेटिव सेट करने के लिए हमको किसी की आवश्यकता नहीं। हम बहुत महान आदमी हैं, हमारी महानता आपको समझ में नहीं आएगी सर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मैं स्वयं दीक्षित हूं। तो आप हमें ये बताएं कि आपने ये भी कहा कि साहब हमारी टीआरपी जो है वो जानबूझकर गिराई गई थी। आप देखिए इस बात के बारे में आदमी भावनाओं में बह के बोल जाता है, लेकिन जैसे जो एनडीटीवी के कुकर्म थे आप तो जानते हैं, वो अंग्रेजी चैनल से बरखा को हटा दिए। कौन देखेगा जी बिना बरखा के एनडीटीवी? अरे आदमी कुछ नहीं। और अच्छा दूसरी बात, दूसरे लेकिन चैनलों रवीश कुमार तो थे, फिर भी लोगों ने हिंदी एनडीटीवी देखना बंद कर दिया। हाँ तो एक प्राइम टाइम ही तो चलता था, बाकी समय में तो बकैती ही चलती थी। और आप ये ना भूले कि हर चुनावी रिजल्ट में एनडीटीवी का रवीश कुमार का लटका हुआ चेहरा देखने के लिए लाखों भक्त आते थे। तो क्या वो हाँ, महानता ये बात नहीं है? तो सही है, मैंने भी पिछली बार यही किया था। नहीं, मेरे अभिषेक उत्तर तिवारी प्रदेश के चुनाव में अभिषेक तिवारी के और जयपुर डायलॉग्स के ये सारे जो समर्थक है, ये साला रिजल्ट के दिन एनडीटीवी नहीं देखते हैं क्या? ये सच्चाई नहीं है क्या? ये सच्चाई है सर। मैं तो खुद अपने उस दिन के व्यूज पे समझ में नहीं पाता कि ये मिलियन में कैसे व्यूज आते हैं। तो ये बताता है कि हम निष्पक्ष आदमी तो हैं, कम से कम अपने भाई के हार पे भी बताना ये कम महानता नहीं है सर। बिल्कुल। तो भाई को टिकट दिलवाए थे, उसका क्या? अब अपना टिकट लेंगे। सवाल तो नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डाल के मैं पूछूंगा, वो भाग नहीं सकते मेरे सवालों से। एनडीटीवी में सवाल पूछना चाहता था रहते हुए, मैंने सोचा था टीआरपी बढ़ जाएगी। ये पीएम इतना बड़ा ट्रोलर है कि इसने अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया, मुझे अक्षय कुमार के लायक बराबर भी नहीं समझा, जबकि मेरे पास मैग्सेसे अवार्ड था। तो ये बात आप मान लीजिए सर कि अब मैं चुनाव जीतूंगा, चुनाव लड़ूंगा, बिहार की सत्ता मेरे इर्द गिर्द घूमेगी और मैं ही अब बताऊंगा राहुल गांधी को कि कैसे चुनाव जीतना है। इसका मैं पूरा खाका तैयार करके गया हूं। मैं प्रशांत किशोर से भी बड़ा आदमी बनूंगा जो कि लोगों को चुनाव जितवाएगा। भाड़ में जैसा ला एनडीटीवी, छोड़ दिया। लोग मेरे पास मुझे सरसों का तेल दे रहे। आपको पता है सर, सरसों का तेल देने आ रहे हैं मुझे लोग। अब आप सोचिएगा कि एक मीडिया वाले को सरसों का तेल क्यों दे रहे हैं? माइक देता, कैमरा देता, डीएसएलआर देता, वीडियो एडिटर देता, थंबनेल क्रिएटर देता, तो आप समझिए सरसों का तेल काहे आ रहा है। किसकी चंपी करेंगे? गए थे कि नहीं जी हम राहुल बाबा के भारत जोड़ो यात्रा में? फिर भी आप इस सवाल पूछ लिए। ये आप अपने आप को जो ये निर्भीक पत्रकार बताने का जो आप प्रयास कर रहे हैं ना, ये ठीक बात नहीं है, जनता माफ नहीं करेगी। तो ये बताइए कि मैं अभिषेक तिवारी से प्रश्न पूछता हूँ जी कि अभिषेक जी, एक तरफ तो रवीश जी कहते हैं कि उनको डर नहीं लगता, और जो डर लगता है वो मीडिया को लगता है, डर लगता है वो ब्यूरोक्रेट को लगता है, डर लगता है वो जजेस को लगता है, लेकिन रवीश कुमार को डर नहीं लगता। लेकिन किशनगंज में टिकट लेने से वो डर क्यों गए? पहले मूल समझे सर, ये डर का ही जो खेल रच के, आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि विलेन जो है आसपास माहौल भूत या क्रिएट करके डर का खेल रच के काले धंधे करते हैं। तो ये वही है कि डर का खेल रच के अपने आप को बता के कि हम तो शहादत दे गए इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। एक सत्य आपके दर्शक जाने और सुने। बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस 2 मई 2021 को शुरू हुआ था और 3 मई को मैंने रवीश कुमार को पहली बार व्हाट्सएप किया था। मैंने बोला, रवीश ठीक है कि तुम पत्रकारिता में लेफ्ट राइट सोचते हो एंगल,
लेकिन इंसान हो, मानव हो, वहां सिर्फ इस वजह से लोगों की हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी एक पार्टी और आइडियोलॉजी को वोट किया था। आपको नहीं लगता कि प्रोग्राम करना चाहिए? गेस व्हाट, अगले ही पल मैसेज सीन होने के बाद उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक कर दिया था। तो ये सच्चाई है, ये डर की परिभाषा है। जब पंचायत में भी पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे, बंगाल में के पंचायत इलेक्शन के समय भी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर, आपके तमाम दर्शक चाहें तो मेरे इस कोर्ट को गूगल सर्च कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? जहां पे संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग लोगों के हक और हुकूक को रौंद देते हैं, आप उस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? किस डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं? जहां पे सुप्रीम कोर्ट की जज महोदया लोगों के पीड़ा को सुनने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगी। आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? जहां पे लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है डेमोक्रेसी में क्योंकि उसने किसी और पार्टी को वोट किया था। और मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, लेफ्ट वालों को भी मारा गया है। ये किस डेमोक्रेसी की बात करने आए हैं मेरे आगे? और ये किस डेमोक्रेसी की बात करने आए हैं? अभी बिहार में 7 दिन पहले किसानों पे लाठियां चली हैं। ना बिहार के चीफ मिनिस्टर को पता होता है, ना देश के किसी मीडिया पे चर्चा होती है, ना कोई किसान संगठन वाला आता है वहां पे आकर के। आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और किस प्रजातंत्र की और डर की बात कर रहे हैं? आपने क्यों जिक्र नहीं किया कि बिहार के शिक्षा मंत्री के रहते हुए बिहार एसएससी, सुने ये लोग, बिहार एसएससी का पेपर व्हाट्सएप पे लीक हो जाता है सर। बिहार का शिक्षा मंत्री कहता है हम जांच कराएंगे, लेकिन जांच का कोई रिजल्ट नहीं आता है। बिहार के स्टूडेंट हाथों में गुलाब का फूल लेकर के सड़क पे निकलते हैं ठंड में प्रोटेस्ट करने के लिए, उन पे लाठियां चलवाई जाती है। आपने कौन सा कवर किया? जब से आप पत्रकारिता के नाम पे ये ढोंग कर रहे हैं कि एनडीटीवी को खरीदा गया था अडानी के द्वारा सिर्फ इसीलिए, बाकी लोग तो एनडीटीवी में पत्रकारिता कर रहे हैं। अभी भी एनडीटीवी जस का तस चल रहा है और अभी भी बीजेपी विरोधी ही बातें कर रहा है। कौन सा अडानी ने रोक दिया तुमको करने से? इसका मूल यही था कि हमको लड़ना है चुनाव। पहले गए थे किशनगंज में, देखा कि वहां तो ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन, अगर हम लड़े तो ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन को ये लोग वोट कर देंगे, वो हार जाएगा। तो फिर इन्होंने भोजपुरी चैनल बनाया, पूरा वेल रिसर्च काम हो रहा है। तो अब मधुबनी को टारगेट कर रहे हैं, फिर कभी छपरा भाग रहे हैं, एक एक चीजों को देख रहे हैं, नाप रहे हैं, तोल रहे हैं कि कहां पे कांग्रेस से टिकट मिल जाएगा तो हम सांसद तक पहुंचेंगे। और वो श्योरिटी नहीं आ रही है तो बीच बीच में बात चल रही है राज्यसभा से भेज दोगे क्या? तो कांग्रेस कह रहा है कि साला राज्यसभा जितनी सीटें तो हम बिहार से जितवा दो, तब तो जाके अब तुमको भेजे, तो वो भी मुश्किल है। आप किस डेमोक्रेसी और इसकी बात कर रहे हैं जिसने, आप डरे हुए पत्रकार हैं, आपने जस्टिस लोया के हत्या के ऊपर झूठा केस और पूरा प्रोपेगेंडा वीडियो, मुझे लग रहा है कम से कम 20-25 एपिसोड एनडीटीवी पे चला होगा सर। 2019 के बाद जस्टिस लोया के ऊपर एक एपिसोड आप दिखा दीजिए एनडीटीवी से। आप किस डेमोक्रेसी और इसकी बात कर रहे हैं? मैं स्वयं बिहार से हूं, हमसे रंगबाजी न बतियाइए। रंगबाजी आपसे तो कौन बतियाएगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि डर तो तब समाप्त होगा जब स्वयं नागरिक खड़ा हो जाएगा। और नागरिक खड़ा हुआ है, मैं देश का नागरिक नहीं हूं क्या? मैं खुद वामपंथ और कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ हूं। आप क्या बात कर रहे हैं? इस देश में बैठा हुआ एक कांग्रेसी दलाल आदमी, पत्रकार नेता है, मध्य प्रदेश का, क्या नाम है उस चमचे का जो हर बार कांग्रेस को हराता है सर? दिग्विजय सिंह। वो फिर हमारे जवानों से मांग रहा है कि बताओ तुम प्रमाण मांग रहा है, वो प्रमाण मांग रहा है। रोज रोज प्रमाण मांगने आते हो और कह रहे हैं डर। डर का माहौल आप देखिएगा सर। डर के माहौल के बारे में आपको बताते हैं। 1989 में लोग बहुत भागलपुर दंगा के बारे में बात किया। 1989 में सर, भागलपुर दंगा के पहले दिन जब हिंदू मार खा रहे थे, इस देश का पुलिस प्रशासन का हाथ किसने बांधा था? इस सवाल की जांच हुई? आज तक इस भूमिका की जांच हुई है कि कैसे इस देश में कांग्रेस डर की बात कर रही है, एक बिल लेके आ रही थी कि किसी भी दंगे में हिंदू ही दोषी होगा। उसने मुझे भयभीत किया कि यार ये फुलवारी शरीफ में रोज दंगा करता है, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ देता है मुसलमान,
कल को साला दंगा भी करेगा, हनुमान जी की मूर्ति भी तोड़ेगा, हमारी बहन बेटी को उठा के भी लेके जाएगा और नाम भी अभिषेक का डाल देगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार बिल लेके आ रही है कि अभिषेक दंगाई है। तो आप किस डेमोक्रेसी की बात करना चाहते हैं, ये कांग्रेस के द्वारा मैं समझना चाहता हूं। ये क्या बात करेंगे? इन्होंने खुद रेड साड़ी नामक किताब, जो सोनिया गांधी के कुकर्मों को पर्दाफाश करने के लिए बनी थी, उसको बैन कर दिया देश में। ये सेंसरशिप की बात करेंगे। अमित त्रिवेदी ने एक कार्टून बनाया था, भले ही वामपंथी हो, कुछ भी हो, लेकिन सत्य तो यही है ना कि कार्टून बनाने के लिए जेल भेज दिया। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहा है और डर की? अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट एक केतकी नाम की एक्ट्रेस है, मराठी एक्ट्रेस, फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसको जेल भेज दिया। रविश जी, आपको किसने जेल भेजा? नहीं भेजा ना, लेकिन अर्णब गोस्वामी को इसी महाविकास आघाड़ी ने, कांग्रेस की संयुक्त सरकार चल रही थी, जेल भेजा। तो डर की परिभाषा के बारे में ताली बजा रहे थे, तब तो ताली बजा रहे थे रविश जी। हाँ, तो यही है ना कि डर की परिभाषा आपकी सेलेक्टिव है, मेरी सेलेक्टिव नहीं है। हाँ, मेरे लिए जो भूत है वो इस्लाम है, वो मैं मानता हूं, उस डर के साए में मैं प्रतिपल जीता हूं। मेरी भी एक बेटी है, मैंने स्वयं समाज को बदलने का जो है बीड़ा उठाया, मैं मुझे मजबूर किया गया आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप लोग बताते रह रहे हैं कि लव जिहाद है ही नहीं, जबकि वास्तविकता में है कि ये विकराल रूप धर चुका है। उस बरगद के पेड़ के बारे में जो आपने जिक्र किया था, वो बरगद के पेड़ से कहीं बड़ा रूप हो चुका है लव जिहाद का। उसके नीचे से जाने में बहुत डर लगता है। मुजफ्फरनगर दंगा हो गया उसी लव जिहाद के कारण, क्योंकि गौरव और सचिन की हत्या हो गई थी। क्या किया था गौरव और सचिन ने? यही पूछने गए थे ना कि क्यों मेरी बहन को छेड़ रहे हो। तो ये जो बकैती है और ये जो रंगबाज पत्रकारिता करने का जो सोच रहे हैं, वो हम नहीं चलने देंगे। तो फिर आप, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी उन्होंने डर के बारे में कहा, तो आप ये मानते हैं कि ये कोई छद्म आवरण है? डर कहाँ है सर, डर कहाँ है? और गब्बर सिंह का तो डायलॉग सुने थे ना, जो डर गया सो मर गया। तो जिंदा लोग डर से लड़ाई कर रहे हैं, जो भी डर की बात है। आपको कौन, किस बात का डर? बिहार में आपकी सत्ता है, नहीं, कहां इनको डर लग रहा है? राजस्थान में इनकी सरकार, हिमाचल में इनकी सरकार, बंगाल में इनकी सरकार, और राजस्थान में हमने जो है वो जयपुर डायलॉग जो है, मैं भाई वो अभी आने ही कांग्रेस वाला था उस पर, कि हमने सबसे बड़ा समिट कर दिया देश के। इस साल में 2022 का सबसे बड़ा समिट हो गया वहां पे, सारे राष्ट्रवादियों का जमावड़ा हो गया वहां पे। क्या आप डर की बात कर? कांग्रेस की सरकार में तो जिंदा लोग जो है अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, मृत लोग जो है वो डोनेशन पे जीतते हैं। ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि 10-12 करोड़ का घोटाला होता है जी। मृत लोगों से मेरा तात्पर्य सबरंग एनजीओ की मालकिन, जीवन भर 2002 के साय में लोगों का डरा डरा के उनसे पैसा लेकर के खाई। किया क्या है इन्होंने? ये राणा आयोग, ये तो कोविड का पैसा खा गई। ये तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड है आजकल। सुनते हैं कि बरखा को छोड़ के वहां भी कुछ हो रहा है। सुने हैं हवा हवाई, जैसे तुम भी हवा हवाई बातें करते हो, ये भी हो सकता है हवा हवाई बातें हो। तो ये तो वास्तविकता है तुम लोगों की। सोचिए कितनी नीच लोग होंगे कि दंगा पीड़ितों के बीच जाकर के, एक तो ठीक है किसी भी समुदाय का मैं मानता हूं दंगे में लोग मरते हैं तो पूरे एक समाज के तौर पे सबकी हार होती है, लेकिन आप उनकी नीचता के बारे में सोचिए संजय सर, कि वो पीड़ितों से पैसा लेकर के डकार गए दारू पी के, वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि बताओ ये राक्षस है। और ये जो 2002 का पूरा ड्रामा ये रिक्रिएट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं करो। तुम लोगों को 20 साल भी, तुम जैसे बेवकूफों को 20 साल बाद भी अकल नहीं आएंगे। जितना ये रॉ बड़ा होगा 2002 का जो भूत, ये जितना बड़ा क्रिएट करोगे उतनी बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है। करो। हाँ, ये तो 2002 वाला जो है उसको लेकर तो बड़ी तालियां बजा रहे हैं कि साहब बड़ा कोई कमाल हो गया जैसे 2002 का है। और मुझे तो लगता है कि उसको बैन नहीं करना चाहिए था। मेरा भी यही मानना है मैं कि उसको बीजेपी गलती कर देते गई तो इसको बैन करने से। हम्म। और बल्कि और ये हो गया कि साहब की एक तरफ तो आप कहते हो कि साहब की पठान को जो है कुछ मत कहो, उसको चलने दो हिंदुओं के इतने आक्रोश के बाद भी, और आपके विरोध में कुछ होता है तो उसको बैन कर दो। तो एक तो यहाँ पर जो है गड़बड़ हुआ। दूसरा ये कि चलने देते तो फायदा ही होता।
अब बिल्कुल फायदा होता, हम तो मोदी की भी नहीं सुनते हो, उनके कहने से बॉलीवुड का बहिष्कार छोड़ देंगे क्या? अरे राजनीति अपनी जगह, राष्ट्रनीति अपनी जगह है। मोदी मोदी बोले कि शाहरुख खान के घर में आग नहीं लगाओ, तो उससे क्या होगा? हम आग नहीं लगाएंगे, यही होगा। जो कहने का मतलब है, अब शो पे तो ऐसा नहीं आग नहीं लगाएंगे हम लोग, लेकिन जो प्रदर्शन है उस वो तो करेंगे, उसका अधिकार तो सर जो है संविधान देता है भाई। तो प्रदर्शन करेंगे, और सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने केजरीवाल से बहुत कुछ सीखा है। सत्ता में आने के बाद भी धरना करना चाहिए, क्योंकि धरने के बड़े फायदे हैं सर। तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना सर। अब उसी में से किसी एक नाबालिग लड़का था, वो बोला पोस्टर काहे रखे हो जी, उतार दो। तो उतार दिया पोस्टर। उसी में किसी को लगा कि भाई अब पोस्टर उतार ही दिया है, ठंड बहुत पड़ रही है तो साला आग जला दो, थोड़ा ठंड कम हो जाए। तो हम लोगों का भलाई कर रहे थे। तो वो सारी चीजें चलती रहेंगी, मोदी बोले योगी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए राष्ट्रनीति अपने जगह, राजनीति राजनीति में मजबूरियां हो सकती है, राष्ट्रनीति में कोई मजबूरी नहीं होती। ये तो है, ये तो राष्ट्र तो राज्य से बड़ा है ही ना। और वैसे हम्म, भी हम लोग कई बार कहते रहते हैं कि जो भारत का राज्य है, वो आरंभ से ही राष्ट्र के विरोध में खड़ा हुआ है, और हाँ उसके हाँ, बाद भी राष्ट्र जो है अब धीरे-धीरे हावी हो रहा है, तो राज्य को मिर्चियाँ लग रही हैं। और वो सही राज्य बात। जो है, वो चाहे सरकार 1 हो या सरकार 2, राज्य तो राज्य होता है। राज्य तो राज्य होता है, सही बात है। और चूँकि राष्ट्रीय नीति अब हावी हो रही है, तो लोगों को डर लग रहा है। हम्म। वैसे एक बात की दाद दूंगा सर, भले ही 100 बुराइयां हो रविश में, मगर मेरे मुंह से तो तारीफ ही निकलती है। हाँ, तो निकलनी ही चाहिए। तो वही बात है कि भले ही 100 बुराइयां हो उस चिरकुट लिटरेचर फेस्टिवल में, मगर वहां पे वामपंथियों का जमावड़ा हो ही जाता है। और एक वामपंथी ऐसे मोबाइल निकाल के, मैं वीडियो देख रहा था जब आपने लिंक भेजा, तो फोटो खींच रही थी रवीश का, तो मुझे लगा यार कि बताओ कि ये कितना बड़ा हस्ती हो गया है भाई, जिसकी फोटो अरुंधति राय ले रही है? मने एक नेवला दूसरे गिरगिट का फोटो ले रहा है कि देखो, सॉरी, एक गिरगिट दूसरे गिरगिट का फोटो ले रहा है, बोला वो देखो कैसे रंग बदल रहा है। साला नौटंकी। अब ऐसा बताएं आप, रवीश कुमार जी का बिहार में क्या प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है सर। देखिए प्रभाव अ, हो सकता है, जैसे कि मेला लगता है, कन्हैया के भी चुनाव के समय बिहार में बेगूसराय में बहुत मेला लगा था। कुणाल कामरा, प्रकाश राज, फलाना ढिमकाना, सभी चैनल वाले सब गए थे सर। ढपली वाले तो, ढोल वाले, तमाशे वाले। तो वहां के भूमिहारों ने एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया। बोला हाफ पैंट में आकर के घूम रही है लड़की सब, कह रही है कन्हैया को जिताना। हम लोग भी गवई लोग खैनी ठोक के मजा ले रहे हैं कि बहुत बढ़िया, लेकिन वोट तो गिरिराजे सिंह को न जाएगा। तो वही हालत है सर। मधुबनी में सीमांचल की 7 सीटें हैं मात्र, जिसपे अगर ये जो करंट एनडीए बनने जा रहा है, अभी तो और बिहार में कई डेवलपमेंट हो रहे हैं। आज भी उपेंद्र कुशवाहा का गजब का बयान आया है कि मेरी वजह से जदयू का विलय आरजेडी में होते होते रह गए। बड़ा गजब का बयान है, इस पे आधे घंटे का प्रोग्राम हो जाता। लेकिन अब जो बता दीजिए ब्रीफ में। ये 2 दिन बाद का बयान है, जब उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और उसके बाद इमीडिएटली ये बयान आया है। कहने का ये मतलब है कि अब सारी तैयारी पूरी हो गई है। मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि बिहार में 17 सीटों की वैकेंसी है एनडीए में। 6 पे लोजपा जो पहले लड़ी थी, बाकी 17 पे बीजेपी। उस एनडीए में जो वैकेंसी है 17 सीटों की, तो ये जो नया दल आरसीपी सिंह और इसका बनने वाला है उपेंद्र कुशवाहा का, उसको 5, 12 ऐसे सांसद जो मौके की ताक में है आरजेडी से भी और जदयू से भी। इसी संदर्भ में उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया था। वो कहते हैं ना कि मुंह से सत्य निकल जाता है। तो उन्होंने कहा था कि कई जदयू के बड़े नेता ऑलरेडी भाजपा के टच में है। वो इसलिए बताया था कि वो जो वैकेंसी है 12 सीटों की, कि मालिक टिकट हमको दे दीजिए। जहां जीतने की संभावना रहती है, वो पहले से ही सांसद और ये सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आपको पता है यूपी चुनाव में भी कैसे क्या हुआ था, कि भाजपा ऑफिस में टिकट के लिए मार पड़ी हुई है, भीड़ लगी हुई है कि हमको दे दो, हमको दे दो, और वहां कोई पूछ नहीं रहा है। दूसरा, इसको ऐसे भी समझे कि नीतीश के खिलाफ अभी जब सुधाकर सिंह का बयान आया था एक, कि नीतीश कुमार चोरों के सरदार हैं,
उसके बाद से दोनों अनकंफर्ट जोन में है, और वो जो हु विल ब्रेक द आइस वाली बात है, उन दोनों में से कोई कर नहीं रहा है। बस ये अब सरकार चल रही है इस भरोसे कि 2024 पे हमारा सीट शेयरिंग क्या होता है। और बीजेपी मौका नहीं दे रही है नीतीश कुमार को। बार बार नीतीश कुमार नॉक कर रहे हैं दरवाजे को कि हम अंदर आए क्या है, और बीजेपी बंद की हुआ है। वरना सरकार तो सर कल की कल गिर जाए, सिर्फ बीजेपी के हाँ पे निर्भर है। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप मान नहीं रहे, बोले कि इस बार नीतीश को नहीं देंगे। नीतीश को देने का सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि नीतीश जी को बताइए, इन्होंने सीटें कितनी दे दी, 17 सीटें। वो डिजर्व करते थे। 2 सीटें जीत के आई हुई पार्टी, उसको 17 सीटें टिका दी। नीतीश को देने का इसलिए पड़ेगा भी कि भाई ये सौदेबाजी में तो नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, सौदेबाजी में उसका कोई जवाब नहीं है। और वो मैं कई लोगों ने शो भी किया है कि क्या वहाँ महाराष्ट्र रिपीट होगा। तो जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं उनको ये शो नहीं करना चाहिए थे, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग में वो सबका बाप है। वो अपने विधायकों को गोवा लेके चला जाएगा, वो जानता है कमरे में कैसे विधायकों को बंद करना है। उसका विधायक तोड़ लेंगे आप, उसके पेट में दांत है, आपको पता ही नहीं नीतीश कुमार चीज क्या है। नीतीश का विधायक नहीं टूटेगा वहां पे, महाराष्ट्र नहीं होगा बिहार में। ये एक नाथ शिंदे भी नहीं है कोई जदयू के अंदर, वो संभव नहीं है। क्योंकि आरजेडी स्वयं इस कंडीशन में कि इधर उधर एक 10 विधायक हुए तो आरजेडी अकेले अपने ताकत पे सत्ता में आ जाएगी कांग्रेस के और लेफ्ट के सपोर्ट से। तो बिहार होना इसलिए भी मुश्किल है, उनको समझ में नहीं आ रही बिहार की वास्तविक जो स्थिति है। लेकिन एक चीज जरूर है कि नीतीश के साथ नाव में अब जो ट्रेवल करेगा, जो वो 2024 हो या 25 हो, वो डूबेगा डूबेगा। क्योंकि इस नाव में एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा छेद है, और जो भी इस बर्डन को कैरी करेगा वो पार नहीं लगेगा। सर नीतीश कुमार बिहार के अब बर्डन बन चुके हैं। रवीश कुमार जो है इसकी बात कर रहे हैं अपने यूट्यूब वीडियोज में या नहीं कर रहे हैं? नहीं, भोजपुरी का चैनल खोले हैं, लेकिन आजकल भाई अपना सेल्फ प्रमोशन कराने में ही व्यस्त हैं। देखिए 4 मिलियन भोजपुरी सब्सक्राइबर चैनल में क्या बातें कर रहे हैं वो? ऐसे बकैती समाज, और ये देखिए वामपंथ अच्छी बातें करने में बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना कि जब तक 20 साल के आप होते हैं और वामपंथी नहीं होते तो आपके सीने में दिल नहीं है, और 20 साल बाद भी आप अगर वामपंथी होते तो आपके पास दिमाग नहीं है। तो वही बातें हैं कि सबको बराबरी का अधिकार, फलाना ढिमकाना। लेकिन मेरा एक मूल सवाल है कि सब कुत्ता कासिए चल जाई तो हड़िया के चाटी। अब ये सवाल मैं इंसानों पे नहीं छोड़ता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे कुत्ते अगर मेम की गोद में ही खेलेंगे, अच्छे अच्छे घरों में ही रहेंगे, तो गली के कुत्ते क्या करेंगे? क्लास हर जगह है, और वो क्लास इंसान में जो है उस तरह से ना हो करके अमीरी गरीबी वो रहेगी, तभी समाज रहेगा। सब अब कल्पना कीजिए सर, सबका घर बहल हो जाए तो मेरा घर बनाएगा कौन? टूट जाएगा तो वो तो हो ही नहीं सकता। ये परिकल्पना ही सर पता नहीं कहां से वामपंथी सोचते हैं। इस पे मैं कहां चला गया उस चक्कर में, वामपंथी के बारे में जिक्र करते ही सर हो जाता है कुछ। ये बहुत ही अजीबोगरीब दुनिया का परग्रही लोग हैं। नहीं, परग्रही भी ठीक, ये लोग परजीवी लोग। परजीवी ही सही शब्द है, क्योंकि ये लोग दूसरे के चंदे डोनेशन के ऊपर ही जीवित रहते हैं। पिएंगे बिस्लेरी झोला में रख के, बढ़ाएंगे बेतरकीब सी दाढ़ी, और एकदम चलेंगे योया की तरह बातें करते हुए। योगेंद्र यादव का घर देखे हो? योगेंद्र यादव का, अबे जिनको तुमने डोनेशन दिया है वामपंथियों, योगेंद्र यादव का घर देखो, सबरंग एनजीओ वाली का घर देखो, पगला जाओगे। तुमको पता चल जाएगा समानता असमानता के बीच का फर्क। वैसे घर तो रवीश का भी बहुत अच्छा है सर। आप गए हैं? नहीं, दूर से देखा सर। हम लोग की हैसियत कहाँ है सर? आप समझ रहे हैं सर, करोड़ों का सपना हम लोग नहीं देख सकते सर। हम लोग तो छोटे लोग हैं सर। तो 20-25 करोड़ का तो होगा। 20-25 करोड़ मजाक कर रहे हैं क्या सर? अरे तो भाई ये तो सर्वहारा वर्ग के हैं। हाँ, तो सभी का खा के ही तो बने हैं।
सर्वहारा मतलब आप गलत समझ लिए सर। सर्वहारा अच्छा। मतलब सबका आहार खुद खा जाएंगे और तब हम वामपंथी कहलाएंगे। सर्वहारा नहीं, सर्वाहार। हाँ, वो हो जाता है सर कि सबका खा जाएंगे। कि वामपंथी, आप किसी भी वामपंथी को ले लीजिए सर, जो लीडर है वामपंथियों का, वो अच्छा, आप ये गरीब नहीं बताइए, होगा। रवीश कुमार की सैलरी क्या थी एनडीटीवी में? होगा सर 1.5 करोड़ के आसपास। महीने का? हाँ, वही प्रणब बेचारा, प्रणब उसी चक्कर में बर्बाद हो गया सर, उसी को चुकाते-चुकाते। वो खुद बोला है कि हम तो अटेंडेंस भी नहीं लगाते थे। बोला साला करना धरना कुछ नहीं, तुमसे साला इनकम तो होता है नहीं और 1.5 करोड़ रुपए माँगे जा रहा हो। खरीद लो अडानी साला और निकालो इसको। इसी का हम भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उसने तो बहुत धन्यवाद दिया था अडानी को। तो हाँ, अब ये इसीलिए। बजाय प्रणय राय को ब्लेम करने के अडानी को ब्लेम कर रहे हैं। बताइए, गजब आदमी है सब। वही बताया ना सर आपको कि सबका आहार जो है वो 1.5 करोड़। आप इतने बड़े पत्रकार हैं तो हमारी तरह आइए ना, पत्रकारिता कीजिए। अब आए हैं यूट्यूब पे चैनल पे तो कह रहे हैं सरसों का तेल भी हमको मुफ्त में मिल रहा है। ये इसने नहीं बताया कि 1 रुपया खुद से लगाया है। सब इसको दुनिया से ही मिल रहा है। अबे कभी जीवन में अपने पैसे का भी समाज की भलाई के लिए प्रयोग कर लो। तो भाई वो उसके कर दो। 40 लाख सब्सक्राइबर आ गए हैं। सर क्या बात कर रहे हैं। दुनिया भर के पत्रकारों के चैनल पे जा जाके इंटरव्यू उठेलिएगा और कहिएगा हम बर्बाद हो गए साला, हमारा तो लाइफ खराब हो गया, डनिया इतना मारा है साला, कमरा में बंद करके बेल्टे बेल्टे हम क्या बताएं। कुछ भीख दे दो, कुछ चंदा दे दो, कुछ नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले एक शो कर रहा था अपने चैनल पे, तो मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल है संजय दीक्षित या जयपुर डायलॉग बनना। जब आप 400 सालों के इतिहास में एक कोई आता है आदमी और बीड़ा उठाता है कि समाज को बदलने के लिए पहले खुद कुछ करना पड़ेगा। जिस उम्र में लोग थक जाते हैं और वो आदमी कहता है नहीं मैं फतवाए आलमगीरी का अब यहाँ से ट्रांसलेशन करूँगा। तो आसान नहीं होता सर। मैं, मेरे अंदर एनर्जी बहुत है। मैं रोज 40-45 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता हूँ, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, पठान हो या नुपुर शर्मा के समर्थन में, या अभी बागेश्वर धाम जी के समर्थन में भी मुंगेर में श्री राम सेना ने प्रोटेस्ट निकाला। तो युवा है तो कर सकते हैं। लेकिन मैं इसीलिए कहा कि कुछ लोग भाव में आकर के कहते हैं कि चलो बीजेपी के लिए अगर थोड़ा प्रो है तो उसके मैं कम से कम हूँ अपने बारे में, मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं बिहार में बीजेपी के लिए प्रो हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं आरजेडी का समर्थन करूं, मैं कांग्रेस का समर्थन करूं या इस जदयू का समर्थन करूं? ऐसा क्या किया है? कुछ लोग कहते हैं कि तृप्तिकरण तुष्टिकरण, उस पे तो हमने भी चर्चाएं की, आरएसएस के भी बयान पे हमने बात की, आरएसएस प्रमुख के भी बयान पे। लेकिन मूल ये है कि मैं किस कॉस्ट पे किसको समर्थन दूं? मैं उस आरजेडी को समर्थन दूं जिसने पूरे बिहार का सत्यानाश कर दिया, या जदयू का जिसने 40 साल बाद ये बिहार का हाल बना दिया कि जहां हर स्टेट में साला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हमारे देश के स्टेट के शिक्षक जातीय जनगणना कर रहे हैं। अब बताइए भला, पूरी 2 पीढ़ी को बर्बाद करने के बाद अब अगली पीढ़ी का सत्यानाश करने वाले नेताओं के साथ में चला जाऊं? इसलिए मैं बीजेपी के सपोर्ट में होता हूं। तो आप मास्टर स्ट्रोकवादी कहिए, सरकारी हिंदू कहिए, लेकिन वो करना मुश्किल है जो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। जी, तो यहीं पर फिर हम रवीश कुमार को विदा करते हैं और डर विदा बहुत लग करने रहा से था सर। आज देखिए काला पूरा स्क्रीन है। और ऐसे ही डर लगता रहे, विक्टिम कार्ड आप अच्छी तरह से खेलते रहे और हाँ सर, विक्टिम विक्टिम कार्ड। कार्ड से याद आया सर। विक्टिम कार्ड से कोई याद आया। काहे जी आप लोग अभिषेक तिवारी उसको उसको बताइए 40 मिलियन, इतना मिलियन मिलियन करा दिए आप लोग सब्सक्राइब। जयपुर डायलॉग सर अभिषेक तिवारी को सब्सक्राइब काहे नहीं करते आप लोग? हैं? धर्म युद्ध के लिए इनविटेशन भेजना पड़ेगा। कीजिए तो सब्सक्राइब। लेफ्टिस्ट किए हैं ना, लेफ्टिस्ट हमको, आपको थोड़ी करेंगे। आए काहे नहीं करेंगे? हम लेफ्ट की भाषा राइट में बताएंगे। चलिए, अब आप डरे रहिए थोड़ा सा, और हाँ, इस डर के माहौल में अब हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक अवश्य करें, साथ में सब्सक्राइब भी अवश्य करें यदि नहीं किया है अब तक तो। और सहयोग की अपेक्षा तो सदैव रहती है। सहयोग के लिए आप देख रहे हैं नीचे स्क्रॉल चल रहा है, उस स्क्रॉल में जो कुछ भी आप देख रहे हैं
जीपे, पेटीएम, यूपीआई, पेपैल, ये सब आपके पास साधन उपलब्ध हैं हमें सहयोग करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में जी। आप पुनः जाकर इसको देख सकते हैं। इसी के साथ अभिषेक जी, धन्यवाद सर। जय श्री राम। आपको और आप में उतरती हुई रवीश कुमार की डरी हुई आत्मा को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय राम हिंद, बोलना पड़ेगा सर। वंदे मातरम, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम।